नमस्कार बच्चों, मैं संजीव यादव सनरे कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई को विधिवत तरीके से कर रहे होंगे। सभी जो क्लासेस आपकी जा रही हैं उन क्लासेस को समय से ले पा रहे होंगे। बच्चों, आपको पता है कि आपके लिए पीडीएफ डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, तो आ करके सभी लोग जिनने पीडीएफ नहीं लिए हैं और जो लेने की स्थिति में नहीं आ पा रहा है, वो हमसे कॉल कर सकते हैं, तो मैं उनको सॉफ्ट कॉपी के रूप में पीडीएफ भेज सकता हूँ। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कोई ऐसा लूज पॉइंट आपको नहीं रखना है जिससे आपकी पढ़ाई प्रभावित हो। पढ़ाई आपकी बाधित नहीं होनी चाहिए, इसी के लिए आपको पता है कि हमने इस प्लेटफॉर्म को चुना है। काफ़ी दिन तक वेट किया ऑफलाइन का, लेकिन ऑफलाइन सिस्टम नहीं शुरू हो सका, तब जा कर के ऑनलाइन के लिए कदम उठाया गया और बहुत अच्छा कदम है। आगे भी इस तरीके की आप कोशिश करें ऑनलाइन जाने की, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर है वो ऑनलाइन का ही होना है। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि हमें इस क्लासेस को समय से लेना है। जो आपको काम दिया जा रहा है उसको साथ साथ याद करते चलिए। जब भी आपके कोचिंग्स खुलेंगे आप सभी के क्रम से टेस्ट लिए जाएंगे, ठीक है ना, और जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो आपको कराए जाएंगे। सीटें आपकी तैयार हैं, ठीक है ना। थोड़ा क्लास जब सामने ऑफलाइन चलती है तो उसमें जो भी समस्या होती है बच्चे सामने आसानी से बता सकते हैं, इसलिए न्यूमेरिकल्स को भी हमने रोक रखा है, तो उसके लिए आप चिंतित ना हो। ठीक है, आप थ्योरी पर और जो डेरिवेटिव पोर्शंस हैं उन पर आप उनका विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है केमिकल काइनेटिक्स का। अभी तक हमने अभिक्रिया की कोटि से संबंधित आपको सारी बातें क्लियर करा दी। लेक्चर नंबर 7 की जो शुरुआत है वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक से होने वाली है। वो महत्वपूर्ण टॉपिक है क्या, डालते हैं आभासी एकाणुक अभिक्रिया स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। आभासी एकाणुक अभिक्रिया, इसको छदम भी कहते हैं, छदम एकाणुक अभिक्रिया भी कहा जाता है। आइए, इसका मतलब क्या है, आभासी का मतलब क्या है। प्यारे बच्चों ध्यान दें, आभासी का मतलब यह है कि हमको आभास हो कि अभिक्रिया की कोटि एक से ज्यादा है, लेकिन ऐसा हो नहीं। सच्चाई ये हो कि कोटि केवल एक हो, लेकिन आणविकता एक से अधिक हो। ध्यान रखना, क्या बताया हमने कि कोटि तो एक होनी चाहिए लेकिन आणविकता एक से अधिक हो। ऐसी अभिक्रियाओं को कहा जाता है क्या, आभासी एकाणुक अभिक्रिया। एग्जाम्पल में अगर दूं आपको तो एथिल एसीटेट ले लो, CH3 COOC2H5 एथिल, और ये एसीटेट होता है, प्लस H2O, इसका रहता है आधिक्य। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसका आधिक्य होता है उसको कोटि में शामिल नहीं किया जाता है। अम्लीय माध्यम में, माध्यम कैसा है, अम्लीय, तो ये क्या करेगा, ये टूट जाएगा CH3COO ऋणायन, और ये टूट जाएगा काय में H धनायन OH ऋणायन। CH3COO ऋणायन ये ऋणात्मक है क्या, CH3COO ऋणायन, ये ऋणायन कहाँ जाएगा, धनायन के पास। बोलो क्या हुआ, CH3COOH। अब ये बचा तो इसके साथ चला जाएगा, तो बताओ बेटा क्या हुआ, C2H5
OH, एसिटिक अम्ल बना और आपका बन गया क्या, एथिल एल्कोहल। अब इसमें क्या है कि जो आधिक्य में होता है उसको कोटि में काउंट नहीं करते। मैं आपसे पूछूं आणविकता क्या है इसकी, आणविकता, तो आपका फटाफट आंसर होना चाहिए कि एक अणु, जितने भी अणु भाग लेते उसी को तो आणविकता कहते हैं। तो 1 + 1 बराबर कितना हो गया, 2। अगर मैं कोटि की बात करूं तो कोटि में क्या है, इस पर तो डिपेंड करेगा लेकिन इस पर डिपेंड नहीं करेगा, आधिक्य लगा है। तो 1 + 0 बराबर कितना, 1। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान रखना है कि कोटि 1 होनी चाहिए लेकिन आणविकता 1 से अधिक होनी चाहिए। तो परिभाषा क्या दे सकते हैं बताइए, वो है अभिक्रिया जिसकी कोटि 1 परंतु आणविकता 1 से अधिक हो, वह अभिक्रिया जिसकी कोटि कितनी, 1 परंतु आणविकता 1 से अधिक हो, ऐसी अभिक्रिया को कहा जाता है क्या, आभासी या छद्म एकाणुक अभिक्रिया। आई बात समझ में? तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। वह है अभिक्रिया। और एग्जाम्पल लेना चाहें, C12 H22O11 प्लस H2O इन द एसिडिक मीडियम, तो कह सकते हैं क्या, ये हो जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6, इसका होता है आधिक्य, ठीक है ना। तो आधिक्य वाले को काउंट करते नहीं। आणविकता अगर पूछे तो आणविकता 1 + 1, एक ये बराबर 2। अगर मैं कोटि की बात करूं तो कोटि इसकी इस पर डिपेंड करेगा नहीं, तो इसको नहीं काउंट करेंगे, केवल इसको, तो कोटि हो गई 1। प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा कि वह अभिक्रिया जिसकी आणविकता 1 से अधिक परंतु कोटि 1 हो, क्या कहलाती, आभासी एकाणुक अभिक्रिया कहलाती है। उसके बाद अब हम देखने वाले हैं अगला हेडिंग, वो होगा अपना, समझ गए होंगे आभासी क्या, कि कोटि 1 परंतु आणविकता 1 से अधिक। आणविकता 3 हो सकती है और हो सकती है, लेकिन कोटि कितनी होनी चाहिए, केवल 1 ही होनी चाहिए। अगला पॉइंट आता है आपका अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल, हाफ लाइफ। ध्यान दीजिए अर्ध आयुकाल क्या है, देखें बेटा। कल हमने बताया था कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका प्रकृति में विघटन स्वतः ही होता रहता है, उन पदार्थों को क्या कहा जाता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ। क्या कहते हैं बेटा, रेडियो एक्टिव पदार्थ। ये पदार्थ क्या होते हैं कि इन पदार्थों का उत्सर्जन अल्फा बीटा गामा किरणों के रूप में होता है, जिससे ये अपनी मात्रा को लगातार कम करते रहते हैं, और कम करते रहेंगे तो ऐसे पदार्थों को हम रेडियो एक्टिव पदार्थ के नाम से जानते हैं। अब अर्ध आयुकाल है क्या, आपने 100 ग्राम कोई पदार्थ ले लिया, ठीक है, समय लगा, वो रह गया 50 ग्राम, लेकिन मान लीजिए समय लगा 120 मिनट। कोई पदार्थ कितना रखा, 100 ग्राम, लेकिन वो कितना रह गया, 50 ग्राम, आधा रह गया। आधा रहा कितने मिनट में, 120 मिनट में। तो इस 120 मिनट को कहा जाता है क्या, अर्ध आयुकाल। बोलो आया समझ में। अर्ध आयुकाल क्या है, वह समय जिसमें कोई पदार्थ अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा शेष रह जाता है, अर्ध आयुकाल कहलाता है। इसको हम कैसे T⁻1/2 से प्रदर्शित किया करते हैं, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका समाप्त हुआ क्या, अर्ध आयुकाल। जैसे हमने बताया था कि फ्रेंसियम है, क्या है बेटा, फ्रेंसियम। आप यहाँ पर फ्रेंसियम का 100 ग्राम ले लो, 21 मिनट समय के बाद फ्रेंसियम 50 ग्राम रह जाएगा। तो बताइए फ्रेंसियम का अर्ध आयुकाल कितना, तो आप कहेंगे कितना, 21 मिनट। अब चलते हैं देहली ऊर्जा की बात कर लें। देहली ऊर्जा
थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, सबसे पहली बात तो यही समझिए आप, देहली एनर्जी ई आ गया और थ्रेशोल्ड के लिए ले लेंगे क्या, TH। बताइए हम इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, ETH से। आइए मैं आपको इसको ग्राफिकल तरीके से समझाता हूँ, ठीक है ना, परिभाषा नहीं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है उसको देखिए। मान लिया बच्चों, देखिए H2 प्लस Cl2, करेक्ट, या आप इसकी जगह पर ले लें C6C12 H22O11 प्लस H2O बराबर C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये ले लिया, चाहे और कुछ ले लो इसी तरीके से। मैं आपको देहली ऊर्जा बताने वाला हूँ। देखिए ये कब बनेगा, ये तब बनेगा जब अभिकारक अणु आपस में टक्कर करेंगे। टक्कर जो होगी उस टक्कर के लिए एक एनर्जी चाहिए हमको। वो एनर्जी जो है उसको ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं। मान लीजिए A प्लस B बराबर बन गया क्या, उत्पाद। आप जानते हैं कि हर एक पदार्थ के पास अपनी कुछ न कुछ एनर्जी होती है, तो इसके पास ये अभिकारक है, करेक्ट। अभिकारक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट की एनर्जी को क्या कहा जा सकता है, देखिए एनर्जी को E कहेंगे और रिएक्टेंट की एनर्जी क्या हो गई, ER हो गई, करेक्ट है ना। तो अभिकारकों के पास खुद की कुछ ऊर्जा होती है। मान लीजिए इतनी ऊर्जा, ये जो है ये ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है, मान लीजिए, और ये अभिक्रिया की प्रगति को रिप्रेजेंट करता है। किसको, अभिक्रिया की प्रगति को। मान लिया इतनी ऊर्जा तो अणुओं के पास खुद की है, ठीक है। फिर जब अणु आपस में टकराएंगे, जैसे मान लिया आपने देखा होगा कि एक अणु दूसरे अणु को टक्कर दे, जब टक्कर देगा, जैसे एक अणु ये जा रहा था, ठीक है, तेजी से, इधर से इसको दूसरा अणु मिल गया, इसने जब इसको टक्कर दी, जब ये खुद गति कर रहे थे, जब ये अणु क्या कर रहा था, जा रहा था, तो इसके पास खुद की एनर्जी थी, ये इधर से आ रहा था, इसके पास खुद की एनर्जी थी, तो इसको कहते हैं ER, अभिकारक की जो खुद की ऊर्जा होती है। अब इसने क्या किया, इसको टक्कर मारी। जब इसने इसको टक्कर दी तो टक्कर देने के पश्चात इसकी ऊर्जा बढ़ती है, और इतनी ऊर्जा बढ़ जाए कि ये जाकर के उत्पाद बनाने लगे, तो उसके लिए इसको कुछ ऊर्जा चाहिए होती है, जो आपके सिलेबस से बाहर कर दी है, उसको कहा जाता सक्रियण ऊर्जा, EA, सक्रियण ऊर्जा। ध्यान देना बेटा, सक्रियण ऊर्जा, अंग्रेजी में इसको कहते हैं क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहेंगे इसको, एक्टिवेशन एनर्जी। ई से एनर्जी से E, एक्टिवेशन से A। अगर मैं अभिकारक की ऊर्जा की बात करूं तो ER, अभिकारक के पास खुद की ऊर्जा कितनी थी, वो ER होगी, और जब ये टक्करें करेगा तो इसके पास एक ऊर्जा आएगी, इसको सक्रिय ऊर्जा कहेंगे, और वो ऊर्जा जहां पर अभिकारक उत्पाद में बदल जाए जाकर के। तो ER क्या है, अभिकारक की ऊर्जा, EA क्या है, सक्रिय ऊर्जा। अब इन दोनों, मान लीजिए यहां तक सक्रिय ऊर्जा, तो इन दोनों ऊर्जाओं को आप ऐड कर लीजिए, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन गया क्या, ETH। हम लिख सकते हैं क्या कि ETH इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा, EA प्लस ER। ये EA सक्रिय ऊर्जा है, ये टक्करों से प्राप्त हुई है, ER अभिकारक के पास खुद की ऊर्जा थी, तो ये क्या हुआ बताइए बेटा, ETH देहली ऊर्जा, EA सक्रिय ऊर्जा, ER अभिकारक की ऊर्जा, अभिकारक की सामान्य औसत ऊर्जा, सामान्य औसत
ऊर्जा। प्यारे बच्चों बता दो हमको, देहली ऊर्जा क्या होगी? यहां से समझ लीजिए, क्या सक्रिय ऊर्जा और अभिकारक की सामान्य औसत ऊर्जा और प्लस लगा है तो इसको क्या कहेंगे? योग। इसी को कहा जाता है क्या? देहली ऊर्जा। बोलो क्या परिभाषा हो जाएगी? सक्रिय ऊर्जा और अभिकारक अणुओं की सामान्य औसत ऊर्जा के योग को देहली ऊर्जा कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा बताइए? देहली ऊर्जा कहा जाता है। आगे बात समझ में कि नहीं आई कि देहली ऊर्जा क्या होगी? तो हमने बता दिया कि कुछ ऊर्जा खुद अभिकारक अणुओं की होती है, कुछ ऊर्जा उनको टक्करों से प्राप्त होती है, और इतनी ऊर्जा प्राप्त हो कि वो उत्पाद बना सकें उसको कहा जाता है क्या? सक्रिय ऊर्जा। दोनों ऊर्जाओं को जोड़ देंगे तो उसी को कह देते हैं क्या? देहली ऊर्जा। तो देहली ऊर्जा समझ में आई होगी। सक्रिय ऊर्जा और अभिकारक की सामान्य औसत ऊर्जा के योग को, प्लस का मतलब क्या? योग को कहा जाता है क्या? देहली ऊर्जा। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से देहली ऊर्जा आपके समझ में आई। अब ये बताइए हमको कि देहली ऊर्जा ज्यादा होगी हमेशा या सक्रिय ऊर्जा? अरे तो बिल्कुल, देहली ऊर्जा तो टोटल यहां से यहां तक, लेकिन सक्रिय ऊर्जा केवल यहां से यहां तक। अभिकारकों की कुछ तो ऊर्जा होगी, उसमें ही तो सक्रिय ऊर्जा जोड़ेंगे तभी तो देहली ऊर्जा होगी। तो क्या होगा? ETH। देहली ऊर्जा ज्यादा होती है काय से? एक्टिवेशन एनर्जी से, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये हमारा क्या समाप्त हुआ? देहली ऊर्जा हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। अब हम बात करने वाले हैं आगे। तो इस तरीके से बच्चों आपने समझा किसको? देहली ऊर्जा को। सक्रिय ऊर्जा को ले लें और अभिकारकों की सामान्य औसत ऊर्जा को ले लें, और अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो जा करके हमको मिल जाती है क्या? देहली ऊर्जा। आइए एक अनदर टॉपिक महत्वपूर्ण लेते हैं। क्या है? ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ताप गुणांक, टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या होता है ताप गुणांक? आइए और ध्यान दीजिए। देखिए बेटा, जो वेग स्थिरांक होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। कोई अभिक्रिया है, उसका कोई निश्चित टेम्परेचर ले लीजिए, वेग स्थिरांक ज्ञात कर दीजिए। फिर आप क्या करें कि दोबारा से टेम्परेचर को बढ़ा लो या घटा लो, दोबारा से वेग स्थिरांक निकालो, निश्चित तौर पर वेग स्थिरांक में अंतर देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के बात यह है कि ताप परिवर्तन से वेग स्थिरांक में भी परिवर्तन आ जाता है। क्या बताया बेटा? ताप परिवर्तन से वेग स्थिरांक में भी परिवर्तन आ जाता है। जब ताप परिवर्तित करेंगे तो वेग स्थिरांक परिवर्तित हो जाएगा। तो हम निकालना चाहते हैं ताप गुणांक है क्या? सपोज कर लिया एक रिएक्शन है A+V इज इक्वल टू उत्पाद। ध्यान देना, जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था तो हमने इसके लिए जो वेग स्थिरांक निकाला वो हमने K1 निकाल दिया। करेक्ट? अब हम क्या करेंगे? इसी अभिक्रिया के लिए टेम्परेचर कर देंगे 35 डिग्री सेल्सियस। तो जो निकालेंगे उसको मान लिया हमने K2। निश्चित तौर पर इनमें क्या होगा? अंतर देखने को मिलेगा। अब हम आपसे कहें कि ताप गुणांक की परिभाषा क्या होगी, तो आप कहेंगे ताप गुणांक बराबर क्या बेटा? जैसे आपने यहां 35 डिग्री सेल्सियस लिया तो ज्यादा वाले को लिखना है ऊपर। क्या कहेंगे? 35 डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक। नीचे क्या लिखेंगे? 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर वेग स्थिरांक। अब यहां आप एक चीज देख रहे होंगे
कि ये जो आप अनुपात निकाल रहे हैं वेग स्थिरांकों का, इसको मान लीजिए K2, इसको क्या कहेंगे K1। ये दोनों जो वेग स्थिरांक हैं, बताइए इनके में टेम्परेचर में कितने का अंतर है? 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। सही है कि नहीं? ये 35 पर वेग स्थिरांक है, ये 25 पर वेग स्थिरांक है। तो आप ये देखेंगे कि 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर से, 10 डिग्री सेल्सियस का ही तो अंतर है, 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर से दो भिन्न तापों पर ज्ञात किए गए वेग स्थिरांकों का अनुपात। ये हमने वेग स्थिरांक कब निकाला? जब टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस है। ये कब निकाला? जब 25 डिग्री सेल्सियस है। दोनों का ही क्या अनुपात? किसमें अनुपात? जब दोनों के टेम्परेचर में अंतर कितने का था? 10 डिग्री सेल्सियस का। तो क्या कहेंगे? 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर से, 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर से दो भिन्न तापों पर, अलग अलग ताप हो गए, दो भिन्न ताप पर ज्ञात किए गए वेग स्थिरांकों का अनुपात क्या कहलाता बेटा? बता दीजिए। ताप गुणांक कहलाता है। इसका मान सामान्य तौर पर 2, लेकिन कभी कभार 3, 2 या 3 के आसपास आपको देखने को मिलता है। ठीक, तो इस तरीके से ताप गुणांक आप समझ गए होंगे कि 10 डिग्री सेल्सियस के अंतर से दो भिन्न तापों पर ज्ञात किए गए वेग स्थिरांकों का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। किसी अभिक्रिया का अगर हम ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दें तो उसका जो वेग स्थिरांक है उसमें कितने का? 2 गुने का ही अंतर होता, लेकिन कभी कभी 2 से अधिक भी देखने को मिलता, 2 या 3 मान लेते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये हुआ क्या? ताप गुणांक। अगला हेडिंग डालते हैं बेटा, ये वेग स्थिरांक क्या है? वेग स्थिरांक, रेट कांस्टेंट, ठीक है ना? वेग स्थिरांक अर्थात रेट कांस्टेंट। क्या है वेग स्थिरांक? पूरा मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं, तो कॉन्सेप्ट पर ध्यान दो। क्या? मान लिया एक अभिकारक है A, एक है B, बदलता है C और D में। मान लिया इसके पास जो अणु है M1 है, वही आप संख्या लगाते 2, 3, 4 जो भी है। मान लिया इसका क्या है? M2 है, इसका N1 है, इसका कर दिया क्या है? N2। अगर मैं इसके लिए अभिक्रिया वेग लिखूं, अभिक्रिया वेग, आप लोग जानते हैं अभिक्रिया वेग समानुपाती काय के? अभिकारकों की सांद्रता के घातों के। एक ही सांद्रता, ये है कितने? M1 घात के, अगर यहाँ 5 होता तो घात के रूप में 5 चला जाता, 2 होता तो 2 चला जाता, M1 है तो M1 चला गया, इनटू B की सांद्रता की घात M2। करेक्ट? नीचे से लिखिएगा अभिक्रिया वेग, समानुपाती हटाओ तो फटाफट क्या लगा दो? K, और बोलो K को क्या कहते हैं? वेग स्थिरांक। सही है? इनटू A की सांद्रता की घात M1, B की सांद्रता की घात M2। करेक्ट? जब A की सांद्रता और B की सांद्रता, दोनों की सांद्रता एकांक हो, कितनी हो बेटा? एकांक। लगा दीजिए, तब क्या हो जाएगा बताइए? अभिक्रिया वेग, बताओ क्या? K, और K के ब्रैकेट में हम लिखेंगे क्या? वेग स्थिरांक। अब ध्यान दीजिए, A की सांद्रता कितनी है? एकांक है, 1 की घात M1, 1 की घात M2। आप 1 की कितनी भी घात लगा देंगे, मान उसका कितना रहेगा? 1 ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा बताइए? अभिक्रिया वेग बराबर
क्या हो गया, वेग स्थिरांक हो गया। अभिक्रिया वेग बराबर क्या हो गया बेटा, वेग स्थिरांक। एक का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बोलो आया समझ में? वेग स्थिरांक कैसे निकालते, ऐसे निकालते। बताइए वेग स्थिरांक किसके बराबर होता है, अभिक्रिया वेग के बराबर होता है। लेकिन कब, जब अभिकारकों की सांद्रता एकांक हो। जब अभिकारकों की सांद्रता कितनी हो, एकांक। तो ध्यान देना परिभाषा क्या हो जाएगी, परिभाषा ये हो जाएगी कि जब अभिकारकों की सांद्रता एकांक हो तो अभिक्रिया का जो वेग होता है उसी को क्या कहा जाता है, वेग स्थिरांक कहा जाता है। ध्यान दीजिए, इसको अगर मैं डेफिनेशन के तौर पर लिखना चाहूं तो अब मैं इसकी अगर डेफिनेशन लिखना चाहूं तो क्या कहेंगे बताइए बेटा। जब ये जो A और B है ये क्या है, अभिकारक, इनकी सांद्रता, ये सांद्रता का चिन्ह वो कितना, एकांक। तो लिखेंगे जब अभिकारकों की सांद्रता एकांक हो, अभिकारकों की सांद्रता कितनी हो, एकांक हो, तब क्या, अभिक्रिया वेग, तब अभिक्रिया वेग ही वेग स्थिरांक कहलाता है। आगे बात समझ में, वेग ही वेग स्थिरांक कहलाता। पूरा मैंने निकाल के बता दिया कि इस तरीके से हम अब वेग स्थिरांक को परिभाषित करेंगे। करेक्ट है ना? तो इस तरीके से बच्चों ये रहा क्या, वेग स्थिरांक। आ गया होगा समझ में? एक बार फिर सुन लीजिए। मान लिया एक रिएक्शन है A + B = C + D। इसके मोलों की संख्या कितनी है, M1, इसके मोलों की संख्या M2, इसके मोलों की संख्या N1, इसके मोलों की संख्या N2 हो गई। हम जब वेग निकालते तो अभिकारकों की क्या करते हैं, सांद्रता, सांद्रता के ऊपर क्या, जो आगे अणु होते हैं उनको घात के रूप में ले आते। हमने ठीक समानुपाती हटाया, वेग स्थिरांक आ गया। सांद्रता मान लिया एकांक है, एकांक है तो अभिक्रिया का जो वेग है वो क्या हो जाएगा। आप जानते हैं कि एक ही जगह पर एक लगाओगे, एक की कितनी भी घात लगा दे मान एक ही होता है, जानते होंगे। तो ये बन गया, तो अभिक्रिया वेग ही क्या बन जाता, वेग स्थिरांक। लेकिन कब, जब अभिकारकों की सांद्रता एकांक हो। या दूसरी परिभाषा लिख दो क्या, कि अभिक्रिया के वेग को ही वेग स्थिरांक कहा जाता है जब अभिकारकों की सांद्रता एकांक हो। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों वेग स्थिरांक आपका समाप्त होता है। तो इस तरीके से आप लोगों ने वेग स्थिरांक समझ लिया। अब एक छोटी सी परिभाषा है, उस परिभाषा को थोड़ा ध्यान से सुनिए। क्या परिभाषा है, किसकी है, संघट्ट आवृत्ति। संघट्ट आवृत्ति, कोलाइजन फ्रीक्वेंसी। संघट्ट आवृत्ति, संघट्ट समझते होंगे टक्कर। अब ध्यान दीजिए, जैसे आप अभिकारकों को लेते हैं, निश्चित तौर पर वो अभिकारक कुछ ना कुछ आयतन घेरेंगे कि नहीं घेरेंगे। हम यहां पर बात करेंगे इकाई आयतन की। आयतन कितना, आयतन लेना है हमको इकाई। ठीक है बच्चों, इकाई आयतन में आयतन कितना लेना है, इकाई। इकाई आयतन आपने ले लिया, मान लीजिए ये, तो इसमें 1 सेकंड में टाइम दे दिया है। आयतन भी एकांक हो, समय भी एकांक हो। इकाई आयतन में 1 सेकंड में जो अणु होंगे, ये अणु जितनी टक्करें कर पाएंगे बस उन्हीं की संख्या को कहा जाता है क्या, कोलाइजन फ्रीक्वेंसी, संघट्ट आवृत्ति कहा जाता है। ठीक, चलते हैं आगे। अभिक्रिया वेग और वेग स्थिरांक में अंतर। अभिक्रिया वेग और वेग स्थिरांक में अंतर।
अभिक्रिया वेग और वेग स्थिरांक में अंतर। ध्यान दीजिए बेटा, अभिक्रिया वेग आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं। क्या एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं? अभिक्रिया वेग। करेक्ट। क्या कह सकते हैं कि एकांक समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया वेग कहा जाता है। अगर वेग स्थिरांक की बात करूं तो जस्ट अभी समझाया कि जब अभिकारकों की सांद्रता एकांक हो तो अभिक्रिया का जो वेग होगा वही क्या होगा? वेग स्थिरांक होगा। करेक्ट। और बात और चाहे एक डिफरेंस की बात, तो जो अभिक्रिया वेग है इसका मात्रक हमेशा क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। बोलो ठीक है ना। लेकिन वेग स्थिरांक क्या होता है? के। और के का मात्रक हम अलग अलग निकालते हैं। शून्य कोटि के लिए निकाला था, शून्य कोटि के लिए, तो शून्य कोटि के लिए हमने निकलवाया था क्या था? मोल लीटर इनवर्स और क्या था बेटा? सेकंड इनवर्स। अगर मैं प्रथम कोटि की बात करूं, किसकी बात करूं? प्रथम कोटि की, तो इसके लिए बताया था क्या? सेकंड इनवर्स। तो देखिए अभिक्रिया वेग का मात्रक तो हमेशा मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ही होता है, लेकिन वेग स्थिरांक का मात्रक किस पर? कोटि पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है बेटा? कोटि पर। अगली बात ध्यान दीजिए, अभिक्रिया का जो वेग है वो जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे सांद्रता घटेगी, और सांद्रता घटेगी तो वेग भी घटेगा। तो कुल मिला के क्या कह सकते हैं बताइए? यही कहेंगे कि अभिक्रिया वेग समय के साथ घटता चला जाता है। लेकिन अगर मैं वेग स्थिरांक की बात करूं तो ये पूरी अभिक्रिया के दौरान स्थिर ही बना रहता है। तो इस तरीके से ये कुछ प्रमुख डिफरेंस थे किसके बारे में बेटा? अभिक्रिया वेग और वेग स्थिरांक के बारे में। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से वेग और वेग स्थिरांक में अंतर यहां पर समाप्त हुआ। ठीक है ना। अब देखते हैं अभिक्रिया का वेग नियम या दर नियम, रेट लॉ ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया का वेग नियम क्या है? देखिए मैं आपको बता देता हूं होता कैसे है। वेग बराबर, जानते हो कि बराबर समानुपाती हटाते तो के आता है। यहां आ गया अभिकारक और उसकी हो गई सांद्रता, और सांद्रता की घात हमने कुछ भी लगा दी। सांद्रता की घात हमने मान लीजिए n लगा दी। मैं आपसे कह रहा हूं अभिक्रिया का वेग नियम या फिर अभिक्रिया का दर नियम, ये मैंने लिख दिया कि इस तरीके से अभिक्रिया के वेग नियम को लिखा जाता है। मैं आपसे कहूं बताइए ये क्या पूछ रहा है आपसे, आप या ये आपको क्या बता रहा है? तो आप कहेंगे कि ये अभिक्रिया के वेग और अभिकारक, इसको क्या कहते हैं? सांद्रता। अभिक्रिया के वेग और अभिकारक की सांद्रता में संबंध व्यक्त करने वाले नियम को, अभिक्रिया का वेग और अभिकारक की सांद्रता, इन दोनों में संबंध व्यक्त करने वाले नियम को कहा जाता है अभिक्रिया का वेग नियम। क्या कहा जाता है बेटा? अभिक्रिया का वेग नियम। तो सिंपल सी डेफिनेशन एक बार हम आपको दोबारा से बताते हैं कि वह नियम जो अभिक्रिया के वेग और अभिकारक की सांद्रता के मध्य संबंध व्यक्त करता है, अभिक्रिया का वेग नियम कहलाता है। अगर मान लीजिए मैंने कहा एग्जाम्पल के तौर पर N2O5 का विघटन प्रथम कोटि के अनुरूप होता है, प्रथम कोटि के अनुरूप होता है, तब वेग नियम लिखने के लिए क्या करेंगे?
अभिक्रिया का वेग बराबर K इंटू, बताइए अभिकारक क्या है? अभिकारक है N2O5, लेकिन इसका विघटन किसके अनुरूप होता है? प्रथम कोटि के अनुरूप। तो बताओ घात कितनी हो गई? 1। प्यारे बच्चों, इस तरीके से इसका वेग नियम लिखा जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ पाए होंगे कि वेग नियम हम कैसे लिखते हैं। वह नियम जो अभिकारकों की सांद्रता, वह नियम जो अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता और अभिक्रिया वेग में संबंध व्यक्त करता है, अभिक्रिया का वेग नियम कहलाता है। अब इस चैप्टर का जो अगर मैं पीछे से देखूं, अंतिम सबसे महत्वपूर्ण बिंदु आपको बताऊं, ये हर साल परीक्षा में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं आपके नीट वगैरह, इसमें आ जाता है। यहाँ से वेग व्यंजक कैसे लिखा जाता है मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, लेकिन मैं एक बार फिर बताता हूं। क्या? अभिक्रिया दर, अभिक्रिया दर का वेग व्यंजक लिखना, वेग व्यंजक लिखना। कैसे वेग व्यंजक लिखते हैं अभिक्रिया दर के लिए? ध्यान रखना बेटा, काफी महत्वपूर्ण है ये। कैसा है? काफी महत्वपूर्ण। बताया कि लास्ट ईयर एग्जाम नीट में यहां से क्वेश्चन भी पूछा गया था। क्या होगा? तो ध्यान देंगे। मान लिया एक रिएक्शन है, माना एक अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। कैसे होती है? A प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। यह है अभिकारक, यह है उत्पाद। हमने आपको बताया था कि अभिकारकों की सांद्रता लगातार घटती है तो वेग भी घटता है। तो अगर हम यहां से लिखें अभिक्रिया दर या अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग बराबर, गौर से सुनिए, एक बार में ही आपको यह समझ में आना चाहिए कि कैसे हम अभिक्रिया वेग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? अभिक्रिया वेग की बात करेंगे। ध्यान देना, काफी महत्वपूर्ण है। अभिकारक कितने हैं? 2। तो d अपॉन dt, d अपॉन dt, उत्पाद d अपॉन dt, d अपॉन dt। करेक्ट? ये हो गया। अब यहां देखिए, यहां अभिकारक कौन सा है? A की सांद्रता, फिर क्या है? B की सांद्रता, इधर क्या है? C की सांद्रता, इधर क्या है? D, तो D की सांद्रता। ये अभिकारक है। अभिकारकों के लिए कौन सा चिन्ह लगाते हैं? माइनस। ये भी अभिकारक है, माइनस। ये उत्पाद है तो उत्पाद के लिए आपको बताया था कौन सा चिन्ह लगाया जाता? प्लस, क्योंकि उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। ठीक, सभी के बीच में लगा दीजिए बराबर। प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये हमारा क्या वेग व्यंजक लिख जाता है। इस तरीके से हम क्या किया करेंगे? वेग व्यंजक लिखा करेंगे। क्या किया करेंगे बेटा? वेग व्यंजक लिखा करेंगे। अब मान लिया हमने, आ गई होगी बात समझ में। अगर मान लो यहां पर M1 होता, यहां M2 होता, यहां N1 होता, यहां N2 होता, तो उस कंडीशन में ये जो आगे संख्याएं लिखी जाती हैं इनको स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कहते हैं। तो जो भी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होगा वो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक आगे आ जाता है अपॉन में, माइनस तो लगा ही रहेगा, 1/M1। बताओ यहां क्या हो जाएगा? 1/M2। इधर क्या हो जाएगा? प्लस 1/N1। इधर क्या हो जाएगा? प्लस 1/N2। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये बनता है क्या? ठीक है ना? इस तरीके से हम किसी भी अभिक्रिया का वेग नियम लिखा करते हैं। बता दिया कि जब स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक होगा तो वो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक आगे अपॉन में चला जाता। मैं एक एग्जांपल बताता हूं जो लास्ट ईयर नीट में पूछा गया था, नीट एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, क्या था? ये था बेटा कि N2 प्लस
3H2 इज इक्वल टू 2NH3, ये है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अभिक्रिया दर लिखेंगे या अभिक्रिया वेग लिखेंगे। अभिक्रिया दर बराबर, हमने क्या बताया, 1 2 3, तो 3 बार d अपॉन डी टी, d अपॉन डी टी, d अपॉन डी टी, करेक्ट। ये अभिकारक है, माइनस लगा दो, अभिकारक है, माइनस लगा दो, उत्पाद है, प्लस लगा दो। बताया था कि अभिकारक के आगे कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं करना। यहाँ 3 लिखा है तो 1/3 कर दो, यहाँ क्या लिखा है 2, तो 1/2 हो गया। इस तरीके से बच्चों, अब यहाँ है क्या N2 की सांद्रता ले आओ, यहाँ किसकी H2 की सांद्रता ले आओ, यहाँ किसकी NH3 की सांद्रता ले आओ। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये होता है कि नहीं, 2 पदों से पूछ ले आपसे तो क्या करो, चाहे आप इन 2 पदों को उठा लो, चाहे आप इन 2 पदों को उठा लो, चाहे आप इन 2 पदों को उठा लो, कहीं से भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए इसको लिख सकते माइनस डी N2 की सांद्रता अपॉन dt की सांद्रता बराबर क्या, प्लस 1/2 DNH3 की सांद्रता अपॉन क्या, dt। ठीक, हम इन 2 की बात करें तो ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस है तो विलुप्त हो रहा है, ये प्लस है तो ये उत्पन्न हो रहा है। इस तरीके से हम किसी भी अभिक्रिया का वेग व्यंजक लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आज का लेक्चर आपका यहीं पर समाप्त होता है। अब एक लेक्चर और शेष है, उसको आगे टाइम पर देखें।